So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. In today's lecture we are going to talk about nature of organizational behavior. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के इंट्रो पार्ट को खत्म किया, जहां पर हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की मीनिंग बेसिकली पढ़ी. हमने समझा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमंस होते हैं, डेफिनेटली ह्यूमंस होते हैं. ह्यूमंस के बिहेवियर को हम पढ़ते हैं. हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को तो पढ़ते ही है, इंडिविजुअल यानी कि कोई भी वर्कर या कोई भी एम्प्लॉय, तो इंडिविजुअल के बिहेवियर को हम पढ़ते हैं. हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ वर्कर्स के बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं. हम एक पूरी जो हायरार्की है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो स्ट्रक्चर तैयार है, उसके भी बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं. और ये भी देखते हैं कि भाई इस स्ट्रक्चर का जो तैयार किया गया है, जिसमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप तैयार की गई है, तो इस स्ट्रक्चर का, इस इंडिविजुअल का और इस स्ट्रक्चर का, इंडिविजुअल का और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का, इनके बिहेवियर का कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर भी इनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये भी हम देखते हैं. सो ये सारी चीजें हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे. मैं ही चाहूंगा कि इससे पहले वाली वीडियो आप देख के आए ताकि ये वीडियो आपको क्लियर एकदम समझ में आए. आपका सपोर्ट जो है वो लगातार मिल रहा है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि कई सारे लोग हैं जो व्यूज तो डेफिनेटली दे रहे हैं बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग. सो आप मुझे मोटिवेट करते रहें बिकॉज आई एम रियली वर्किंग हार्ड फॉर यू गाइज. और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेलिस्ट में लेके आऊँ, इसके लिए मुझे मोटिवेशन ज़रूरी है. और मोटिवेशन आपके सब्सक्राइब करने से ज़रूर मिलेगी, आपके कमेंट करने से मिलेगी, आपके लाइक करने से मिलेगी. सो कीप डूइंग दैट. थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, ट्रस्ट मी, from the bottom of my heart. So let's start with the first nature of organizational behavior. चरित्र कर पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं हम organizational behavior के. ये कहीं ना कहीं features भी हैं और ये कहीं ना कहीं nature भी है. याद रखिएगा ये बात, nature of organizational behavior में कई सारी चीजें हम पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं ये features में भी आ सकते हैं organizational behavior के. तो कल को अगर आप एग्जाम में आ जाए features of organizational behavior में, features में भी आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं. So लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहला जो नेचर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है. देखो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के थ्रू स्टडी करते हैं. ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, जहां पर भी ह्यूमन एलिमेंट शामिल है. ह्यूमन बिहेवियर पढ़ना है तो डेफिनेटली साइकोलॉजी शामिल हो जाती है. तो साइकोलॉजी भी एक स्टडी है, तो इसलिए भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं. तो साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स भी कहीं ना कहीं आ जाती है, लॉ आ जाती है, हिस्ट्री आ जाती है, पॉलिटिकल साइंस आ जाती है. तो इतनी सारी चीजें आ जाती है जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रहे हैं. तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. दैट इज व्हाट मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी इज. कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की ही स्टडी करने के लिए वी यूज दीज डिफरेंट डिसिप्लिन्स, वी यूज दिस डिफरेंट सब्जेक्ट्स. इसलिए ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है. ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यूजेस एंड अप्लाइज प्रिंसिपल्स. तो ये यूज करती है, ना सिर्फ यूज करती है बल्कि अप्लाई भी करती है प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस और थॉट्स को और थ्योरीज को बहुत सारी डिसिप्लिन्स के, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के, जैसे लॉ के कई सारी प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल्स और थॉट्स को ये अप्लाई करती है, थ्योरीज को ये अप्लाई करती है. लॉ का होना बहुत जरूरी है ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए. हिस्ट्री भी देखी जाती है, साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर. भाई ह्यूमन के बिहेवियर को जब हम स्टडी करेंगे, हम समझेंगे कि भाई ह्यूमन बिहेवियर की वजह से ऑर्गेनाइजेशन कितना इफेक्टिव हो रहा है या हो सकता है. तो डेफिनेटली जब ह्यूमन फैक्टर आता है तो साइकोलॉजी आ जाती है, क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे. ऑल्दो वी कांट 100% प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर, बट अल्टीमेटली हम करेंगे ऐसा, उसको जज करेंगे. जज इन द सेंस हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस सर्कमस्टेंसेस में किस तरीके से बिहेव करता है. ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड कि वो उसके काम करने का तरीका क्या है. तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मेंटालिटी समझने की कोशिश करेंगे. तो साइकोलॉजी जरूर आ जाती है वहां पर. पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इसीलिए क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिफरेंट ये जितने डिसिप्लिन्स हैं, इनकी थ्योरीज, इनके प्रिंसिपल्स हम अप्लाई कर रहे हैं इन स्टडीइंग द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. दैट्स व्हाई इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी व्हिच इज क्वाइट सिंपल व्हेन यू गॉट एन आइडिया, आई एम श्योर. सो डेफिनेटली द रीजन इज दैट आई हैव टोल्ड यू कि ये डिसिप्लिन्स जो हैं वो हम यूज करते हैं कहीं के ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करने के लिए. दूसरा पॉइंट देखो नेचर में जो आता है कि भैया ये साइंस है एज वेल एज आर्ट है. हमने फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ी थी, उसके पहले लेक्चर में जिसमें लगभग 6000 व्यूज जो है वो हो गए हैं,
सो साइंस एज वेल एज आर्ट, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि भाई जो मैनेजमेंट होता है वो भी साइंस होती है एज वेल एज आर्ट होता है। अब यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ रहे हैं तो ये भी साइंस एज वेल एज आर्ट है। साइंस में हम एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं, हम प्रिंसिपल्स देखते हैं, मैथोडोलॉजीज के टर्म में हम साइंस में आते हैं, बट उन मेथड्स को अप्लाई कैसे करना है एप्लीकेशन पार्ट में हम आते हैं आर्ट में। सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट। साइंस में हम फैक्ट्स, थ्योरेटिकली मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं ये देखते हैं, बट उन मेथड्स को अप्लाई कैसे करना है स्किलफुल तरीके से, एप्लीकेशन पार्ट ये आता है आर्ट में। सो अब फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की भी प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो कॉमन मिलेंगी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आप वो भी देखें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए। सो अब देखो, बड़े आसान शब्दों में मैंने यहाँ पर लिखा है द सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर इज अ साइंस। तो जो भी नॉलेज है, देखो थ्योरेटिकल पार्ट, जो भी सिस्टमैटिक नॉलेज है ह्यूमन बिहेवियर की, वो हो गई आपके लिए साइंस। अब उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल नॉलेज, जो भी अपने ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज ली है उसको अप्लाई कैसे करना है, कितने स्किलफुल तरीके से अप्लाई करना है, दैट इज एन आर्ट। So the systematic knowledge about human behavior is a science and the application of behavioral knowledge and skill is an art. ठीक है, समझ तो लिया कि भाई बंदा मोटिवेट है या नहीं है। ठीक है, अगर डीमोटिवेटेड है तो डीमोटिवेटेड है, हमने पूरा अच्छी तरीके से जांचा परखा और समझ लिया, ये है साइंस। बट डीमोटिवेटेड है तो किस तरीके से हम उसको डीमोटिवेटेड बंदे को मोटिवेटेड बनाए, दैट इज गोइंग टू बी योर आर्ट। सो साइंस जो है ये जस्ट एक नॉलेज है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, एक मेथोडोलॉजी है, उन मेथोडोलॉजीज को किस तरीके से एप्लीकेशन में लाना है, किस तरीके से एक्शन में लाना है, दैट इज व्हाट आर्ट इज। सो साइंस एज वेल एज आर्ट। तीसरा पॉइंट, तीसरा नेचर कहें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, वो ये है कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, सबका एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। पढ़ते हैं इसको। Systematic approach provides a useful framework। देखो, जब हम systematic approach ऑप्ट करते हैं तो एक यूजफुल फ्रेमवर्क आ जाता है for understanding how the elements of any organization react among themselves and with their external environment। देखो, systematic approach हमें मदद करता है कि हम एक यूजफुल फ्रेमवर्क तो ये दे ही देता है जिससे हम आसानी से स्टडी कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के जिनका प्रभाव ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस पर पड़ रहा है। यही यहाँ पर लिखा है कि हाउ द एलिमेंट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन रिएक्ट अमंग देमसेल्व्स, कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है, मे बी द इंडिविजुअल, मे बी द मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल, मे बी द वर्कफोर्स एनवायरनमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, ये सारे एलिमेंट्स आपस में किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं और इनका ऑर्गेनाइजेशन पर क्या फर्क पड़ रहा है, ये देखना एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया इस तरीके से, यही सिस्टमैटिक अप्रोच को दिखाता है कि सिस्टमैटिक अप्रोच प्रोवाइड्स अ यूजफुल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ द एलिमेंट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एलिमेंट्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं among themselves and with their external environment। और ना खुद से ही नहीं बल्कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी देखना। ठीक है, कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से भी चेंज आते हैं, मे भी कोई कंटिजेंसी अगर कर दी बाहर, उसकी वजह से भी चेंजेस आते हैं, तो उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से है, ये भी देखना कहीं ना कहीं ये भी सिस्टमैटिक अप्रोच को ही दर्शाता है। सो इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द वेरिएबल्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शनिंग। भाई ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को जो भी वेरिएबल्स क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, उन सब के बारे में जानकारी रखना, ये भी सिस्टमैटिक अप्रोच को दिखाता है। सो आई वुड से इन द सिस्टमैटिक अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल is the primary focus rather than any individual subsystem। तो हम बेसिकली यही कहेंगे कि सिस्टमैटिक अप्रोच में हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल पर फोकस करते हैं rather than individual subsystems पर फोकस करने के। चौथा नेचर है, तो सिस्टमैटिक अप्रोच हो गया, चौथा नेचर है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कंटिजेंसी अप्रोच। देखो, एक बात तो साफ है कि यू कांट प्रिडिक्ट बिजनेस 100%, कुछ भी हो सकता है इन फ्यूचर। सो इन टुडेज टाइम बिजनेस इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। जो बिजनेस है ये बहुत सारी अनियमितताओं से भरा है, अनियमितताओं सही बोला शायद मैंने, तो अनसर्टेनिटी से भरा है कि मतलब रिस्क है, कुछ भी हो सकता है। दैट इज इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन आउटकम्स आर अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स, यानी कि
ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस में, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन में जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है। वो इंटरनल फैक्टर्स पर तो डिपेंड करता ही है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। सो देयर इज नो सिंगल प्रीडिफाइंड रूल फॉर द बेस्ट वे टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम ये कहें कि भैया ये है एक रूल और इसकी मदद से तुम 100% मैनेज कर पाओगे ऑर्गेनाइजेशन को, नो, देयर इज नो रूल लाइक दैट। सो कोई भी ऐसा प्री डिफाइंड रूल नहीं है जिसकी वजह से आप कह दो कि भाई हम मैनेज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को 100%। और जहां पर भी ह्यूमन फैक्टर आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की एक लिमिटेशन ये है कि जहां पर भी ह्यूमन फैक्टर आ जाता है, यू कांट 100% प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर, इट इज नॉट पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है भाई। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि देयर इज नो सिंगल प्रीडिफाइंड रूल फॉर बेस्ट वे टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट्स, ये है एक कंटिंजेंसी अप्रोच, ये अप्रोच लेके चलना पड़ता है। तो ये कुछ नेचर है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। और कंटिंजेंसी अप्रोच का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हम ह्यूमन की स्टडी कर रहे हैं, यू नो, कांट 100% प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर आल्सो, एंड आल्सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से इंटरनल एनवायरनमेंट में कुछ भी हो सकता है। तो ये बिजनेस में कुछ भी हो सकता है और बिजनेस फुल ऑफ रिस्क होता है। तो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन में आउटकम्स जो है वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं और उनकी वजह से इफेक्ट उनमें देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं there is no set standard or there is no predefined rule for the best management or for the best way to manage an organization. So I hope you got an idea. 4 points nature of organization, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्कोप पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। तब तक पढ़ते रहिए एंड टेक केयर, गुड नाइट।